रिकॉर्डिंग। चलो एपी की बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये रही टर्म्स इसके अंदर में। फर्स्ट टर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d अप टिल ए प्लस n माइनस 1 ऑफ डी, ये nth टर्म है। तो ये हुई स्टैंडर्ड किस तरीके से जो टर्म्स होती हैं इसके अंदर में लिखी जाती हैं। और जो डी है कॉमन डिफरेंस, वो ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, इक्वल टू 0 भी हो सकता है, लेस देन 0 भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन डी की वैल्यू उसे इंक्रीजिंग एपी बोलेंगे, डिक्रीजिंग एपी बोलेंगे, कांस्टेंट एपी बोलेंगे, वो बोल सकते हैं। किसी भी सीरीज के अंदर में, चाहे एपी हो, जीपी हो, एचपी हो, सभी के अंदर में हम सबसे पहले उसकी स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं कि स्टैंडर्ड टर्म्स किस तरीके से लिखते हैं। फिर हम उसके सम के बारे में बात करते हैं, यानी सम ऑफ एपी। अब सम ऑफ एपी का फॉर्मूला आई एम श्योर आप सब लोग जानते होंगे। सम ऑफ द एपी का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस का 1 ऑफ डी। बट प्लीज एक चीज बच्चे अधिकतर गलती करते हैं यहाँ पर, ए का मतलब ए नहीं होता है, ए का मतलब फर्स्ट टर्म होता है। ए का मतलब फर्स्ट टर्म होता है। एंड व्हेन आई से ए का मतलब ए नहीं, ए का मतलब फर्स्ट टर्म होता है, और एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स होता है। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स होता है। इससे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इससे मैं कहना चाह रहा हूं आप लोगों को, इससे मैं यार सो जब हम बात कर रहे हैं सम की, ठीक है ना, तो सम में हमने जब कहा n/2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 ऑफ डी। अब मान लो कई बार 3 टर्म्स एपी में लेनी पड़ती है, 3 टर्म्स इन एपी, तो हम ना ए प्लस डी, ए प्लस 2d लेने की बजाय ए माइनस डी, ए प्लस डी, 3 टर्म्स इस तरीके से लेंगे। उस केस में फर्स्ट टर्म ये होगी, तो सम निकालने के लिए ए की जगह फर्स्ट टर्म आएगी। ये आपको ध्यान रखना है, मैं ये कहना चाह रहा था आपसे। मेरी बात समझ आ रही है शायद, राइट? तो एक तो ये बात, और n नंबर ऑफ टर्म्स है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। अब एक बात और ध्यान रखिए, अगर 3 टर्म्स एपी में लेनी है वो मैं बता चुका हूं। 4 टर्म्स, अगर 4 टर्म्स इन एपी लेनी है, 4 टर्म्स इन एपी लेनी है, तो क्या करोगे अब आप? 4 टर्म्स एपी में लेनी है तो आप लिखेंगे a माइनस का 3d, a माइनस का d, a प्लस का d और a प्लस का 3d। ये 4 टर्म्स आ जाएंगी एपी के अंदर में, जिनका की डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 2d है, d नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, यहां तो ध्यान रखने वाली बात है। ये कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पर? 2d है, ठीक है। और अगर इसी तरीके से 5 टर्म्स को एपी में लेना है, 5 टर्म एपी में लेनी है, तो आप क्या लेंगे? a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और इसी तरह a प्लस 2d, ठीक है। और 6 टर्म्स लेनी है, उसी तरीके से आगे चलते चले जाएंगे। अब एक बहुत खास बात, बहुत खास बात, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रिलेटेड टू दी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या? कि भैया अगर Sn यानी सम ऑफ द n टर्म्स अगर इट इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, इट इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ n, या फिर t बेस n is a linear function of n, it is a linear function of n, ठीक है। देन जो सीरीज है वो एक एपी कहलाएगी, देन वो सीरीज क्या कहलाएगी? एपी कहलाएगी। ध्यान से दीजिए, देखिए इस बात को, Sn क्या कहते हैं हम? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस का 1 ऑफ डी। एक्चुअली में ये n का एक क्वाड्रेटिक फंक्शन बन जाएगा। कैसे? n इंटू a प्लस n टाइम्स ऑफ n माइनस का 1 इंटू d/2। ध्यान से देखिए, डिग्री n की 2 आ जाएगी, तो इट कैन बी रिटन एज अ डिग्री 2 फंक्शन इन n, s बेस n। और इसी तरह t बेस n क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 ऑफ d, तो यानी इट इज अ लीनियर फंक्शन इन n। यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, यहां तक बात अपने को समझ में आई है, ओके। तो आगे मैं बात करूं अगर आपसे, ये ध्यान आप हमेशा रखें, tn जो है Sn माइनस का Sn माइनस 1 होगा। tn जो है ना Sn माइनस का Sn माइनस 1 होगा, यानी सम ऑफ द n टर्म्स माइनस सम ऑफ द n माइनस 1 टर्म्स। तो जहां पर सम ऑफ द n टर्म्स में से सम ऑफ द n माइनस 1 टर्म्स निकालेंगे, ये बात किसी भी सीरीज के लिए लागू है। nth टर्म इज सम ऑफ द n टर्म्स माइनस का सम ऑफ द
n-1 टर्म्स। अब इसी के अंदर में अगर हम बात करें अर्थमेटिक मीन की भी, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अर्थमेटिक मीन, कोई भी दो नंबर a और b, उनके बीच में एक अर्थमेटिक मीन है, तो a की वैल्यू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 है। और इसका मतलब है ये तीनों नंबर्स एपी के अंदर में, ये तीनों नंबर्स क्या हैं, एपी के अंदर में। और इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, टू इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में आप एन अर्थमेटिक मीन्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि ए, A1, A2, A3 and it goes on up till AN B। एन अर्थमेटिक मीन्स हमने दो नंबर ए और बी के बीच में इंट्रोड्यूस कर दिए। इस तरीके से इंट्रोड्यूस करें कि ये सारे के सारे नंबर मिलकर के एक एपी बना रहे हैं। ये सारे के सारे नंबर क्या मिलकर के बना रहे हैं, एक एपी बना रहे हैं। और अगर सारे नंबर मिलकर के अगर ये एक एपी बना रहे हैं तो इसका मतलब क्लियर है कि नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर कितनी हो गई, n+2 हो गई, क्योंकि n तो अर्थमेटिक मीन डाल दिए और b ये हो गया। और लेट द कॉमन डिफरेंस हमने क्या माना, d मान लिया। तो दोस्तों आखिरी टर्म b इज इक्वल टू a प्लस n+2 माइनस का 1 ऑफ d आ जाएगा, यानी b माइनस का a डिवाइडेड बाय n+1 जो है ना, कॉमन डिफरेंस d के बराबर होगा। और आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो a1 है यानी फर्स्ट अर्थमेटिक मीन वो a प्लस डी आएगा, a2 जो है वो a प्लस 2d आएगा, ऐसे चलते जाएंगे, a बेस n जो है ना a प्लस एन डी आ जाएगा। और इन सबको अगर आप ऐड करोगे यानी समेशन a बेस i, उसकी वैल्यू a n बार ऐड होंगे, एन a प्लस ये कॉमन डिफरेंस टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2 प्लस एंड इट गोज ऑन अप टिल n आ जाएगा, यानी n into a plus n into n+1 divided by 2 multiplied by the common difference. What is the common difference value? b minus a divided by n+1। तो b minus a upon n+1 आ जाएगा। इसका मैंने प्रूफ भी बता दिया क्योंकि ये कई बार डायरेक्टली यूज हो सकता है। डायरेक्टली आई कुड हैव टोल्ड यू दी रिजल्ट ऑल्सो। तो कहने का मतलब जो समेशन a बाय i है वो आ जाएगा n टाइम्स ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, यानी n टाइम्स ऑफ द कैपिटल a आ जाएगा, n टाइम्स ऑफ कैपिटल ए। यानी इस बात को वर्बली आप कैसे बोलेंगे, सम ऑफ द n अर्थमेटिक मीन्स इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन, सम ऑफ द n अर्थमेटिक मीन्स इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द टू नंबर्स a and b is equals to n times the single arithmetic mean between the two numbers a and b। ये बात इस तरीके से बोली जा सकती है। तो इसके बेस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं अलग अलग तरीके से, राइट। अब एक बहुत सिंपल, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ इसके ऊपर, नॉट ऑन अर्थमेटिक मीन आई एम सेइंग, मैं सिंपल एपी के ऊपर की बात कर रहा हूँ कि आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव दैट √2, √3 एंड √5 कैन नॉट बी, प्रूव दैट √2, √3, √5 कैन नॉट बी द टर्म्स ऑफ एन एपी, कैन नॉट बी द टर्म्स ऑफ एन एपी। और आगे लिखें नॉट नेसेसरीली एडजेसेंट, नॉट नेसेसरीली एडजेसेंट। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं सवाल के माध्यम से कि √2, √3, √5 ये तीनों कभी भी एक एपी की टर्म्स नहीं हो सकती। जरूरी नहीं है वो एडजेसेंट है, मैं कह रहा हूं किसी भी केस में नहीं हो सकती। कैसे इस बात को प्रूव किया जा सकता है, देखिए सोल्यूशन इसका मैं समझा दे रहा हूं आप लोगों को। इसका सोल्यूशन है कि भैया जो √2 है वो a प्लस पी माइनस का 1 ऑफ डी मान लिया, मैंने मान लिया pth टर्म मान लिया इसको, मैंने माना इसको pth टर्म मान लिया, इसको qth टर्म मान लिया, इसको rth टर्म मान लिया, फर्स्ट टर्म a मान ली, कॉमन डिफरेंस d मान लिया, तो ये आ जाएगा। इसी तरह √3 इज इक्वल टू a प्लस q माइनस का 1 ऑफ द कॉमन डिफरेंस d आ गया, और √5 इज इक्वल टू a प्लस r माइनस का 1 ऑफ द कॉमन डिफरेंस d आ गया। सही है। अब हमने कहा इसको लेटर से फर्स्ट और इसको सेकंड और इसको थर्ड इक्वेशन नाम दे दिया। अगर मैं इसमें क्या करूं, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दूं, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दूं तो √2 में से √3 घटेगा और वो आ जाएगा p माइनस का q टाइम्स ऑफ द कॉमन डिफरेंस d। एम आई राइट। √2 में से √3, फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दो, आपकी इच्छा सेकंड में से फर्स्ट भी माइनस कर सकते हैं। √2 माइनस √3 p माइनस का q ऑफ d आ जाएगा। और इसी तरह 2 में से आप 3 घटा दो, आप 2 में से 3 माइनस करोगे तो √3 माइनस का √5 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, q माइनस का r टाइम्स ऑफ d आ जाएगा। आ गया ये।
अब आप इसको नंबर 4 नाम दे दो और इसको नंबर 5 नाम दे दो। अगर आप 4 को 5 से डिवाइड कर दोगे, अगर आप 4 को दोस्तों 5 से डिवाइड करोगे तो √2 माइनस का √3 डिवाइडेड बाय √3 माइनस का √5 जो है वो आ जाएगा p माइनस का q डिवाइडेड बाय q माइनस का r। आपके पास ये आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए pth qth ये नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर में से नेचुरल नंबर घटाएंगे नेचुरल आएगा, नेचुरल अपॉन नेचुरल एक रैशनल नंबर आएगा। और ध्यान से देखें ये एक इर्रेशनल नंबर है, तो ये कभी भी बराबर इक्वालिटी हो ही नहीं सकती है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक इर्रेशनल नंबर आएगा हमेशा, गारंटी है। और ये गारंटी है एक रैशनल नंबर आएगा, रैशनल तो आएगा भले इंटीजर आए कि नहीं आए, तो कभी बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। किस चीज की कॉन्ट्राडिक्शन आ गई? जो हमने बात मानी थी, हमने क्या मानी थी कि ये pth टर्म है, ये qth टर्म है और rth टर्म है किसकी? AP की। ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हमने प्रूव कर लिया। समझ आ गई बात ये? चलिए, तो ये तो रही बात एपी में बेसिक बेसिक बातें हमने कर ली। अब हम बात करते हैं लेट अस से जीपी की, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो स्टैंडर्ड अपीयरेंस होता है, स्टैंडर्ड अपीयरेंस होता है वो होती है ए आर स्क्वायर एंड इट गोज ऑन अप टिल a इंटू आर की पावर n माइनस का 1। ठीक है ना? जहां पर r 0 नहीं है और a को भी 0 करोगे तो सारी टर्म 0 आ जाएंगी। और r जो होता है वो होता है t2 अपॉन t1 या t3 अपॉन t2, अगली टर्म अपॉन पिछली टर्म। यू गेटिंग माय पॉइंट? और ये nth टर्म है। तो ये तो हुआ जीपी के बारे में बात। अब स्टैंडर्ड अपीयरेंस की, अब सम की मैं बात करूं जीपी की, तो वो आ जाएगा, फॉर्मूला होता है a टाइम्स ऑफ 1 माइनस का r की पावर n होल अपॉन 1 माइनस का r। ये सम ऑफ दी n टर्म्स ऑफ अ जीपी होता है। ठीक है ना? अब दो बातें हैं, ध्यान से देखिएगा। अब या तो r ये तब होता है, लेकिन फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब r1 नहीं है, क्योंकि r1 आ जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 0, जो कि गड़बड़ हो जाएगा काम। क्योंकि अगर r1 होगा तो सारी टर्म a प्लस a प्लस a प्लस एंड इट गोज ऑन अप टिल a हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप आंसर उसका na लिख सकते हो अगर n टर्म्स ऐड हो रही हैं तो। ठीक। दूसरी बात, अगर मॉडुलस r लेस देन 1 है, अगर r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है और n अगर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो कंफर्म है r की पावर n 0 को टेंड करेगा। क्यों? क्योंकि भैया आप अपने आप सोच के देखो, कोई चीज 0 से लेकर के 1 के बीच में आ रही है, लेट्स से 0.5 है मान लो, 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25 आएगा। तो वैल्यू छोटी होगी कि बड़ी होगी? छोटी होगी। तो जितनी पावर बढ़ाते जाओगे उतनी वैल्यू छोटी होती चली जाएगी। तो एज अ रिजल्ट दोस्तों s बेस इन्फिनिटी की बात करूंगा तो a अपॉन 1 माइनस का r आंसर आ जाएगा, क्योंकि r की पावर n जो है ना 0 को टेंड करेगा। तो एज अ रिजल्ट a अपॉन 1 माइनस का r आ जाएगा। ये सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म्स है। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म्स तब एग्जिस्ट करता है या तब निकाल सकते हैं जब मॉडुलस r 1 से छोटा हो। अगर r 1 होगा तो ये आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर r 1 से बड़ा हो गया, अगर r 1 से बड़ा हो गया तो सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म्स आप निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 1 से बड़े नंबर से अगर आप चीजों को मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो सारी चीजें और बड़ी होती जाएंगी, तो और बड़ी होती जाएंगी, तो उनका इनफाइनाइट टर्म्स का एडिशन करोगे तो संभव ही नहीं होगा। तो ये बात हुई सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द जीपी के अंदर में। यहां तक बातें समझ में आती हैं? क्लियर है? चलिए, एक बात यहां तक क्लियर हो गई। अब अगली बात, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर 3 टर्म्स जीपी के अंदर में लेनी है, 3 टर्म्स जीपी के अंदर में लेनी है, तो a बाय आर, ए और ए आर आ जाएगी। a बाय आर, ए और ए आर आ जाएगी। और अगर अगर आपको 4 टर्म्स, अगर इफ यू वांट टू टेक 4 टर्म्स इन अ जीपी, तो आप क्या करेंगे? a अपॉन आर क्यूब, a अपॉन आर, ए आर क्यूब। यहाँ पे ध्यान से देखें, जो कॉमन रेशियो है वो आर नहीं है, आर स्क्वायर है, और यहाँ पर कॉमन रेशियो आर है। तो इस बात का ख्याल रखना है अपने को, 3 टर्म्स है तो किस तरीके से मानेंगे, 4 टर्म्स है तो किस तरीके से मानेंगे जीपी के अंदर में। ध्यान रहेगी बात। और ये वही बात जैसे एपी के अंदर में थी, तो सम फॉर्मूला a टाइम्स ऑफ 1 माइनस का r की पावर n होल अपॉन 1 माइनस r है। इसमें a नहीं है, a एक्चुअली क्या है? फर्स्ट टर्म है। ए क्या है दोस्तों? फर्स्ट टर्म है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस सीरीज के बारे में आप बात कर रहे हैं, क्या उसमें फर्स्ट टर्म आपने ए को माना है, ए बाय आर को माना है, ए बाय आर क्यूब को माना है, किसको माना है? तो डिपेंडिंग ऑन दैट आप जो है ना करते चलेंगे। और एक और बात, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हैं जीपी के अंदर में, तो कॉमन रेशियो वो आर स्क्वायर लेंगे, और अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स मानते हैं तो कॉमन रेशियो को आप आर लेंगे। ठीक उसी तरीके से जैसे वहां पर
पावर की बात नहीं हो रही थी, वहां इवन और ऑड की बात हो रही थी, 3 टर्म्स और 4 टर्म्स के केस के अंदर में, यानी नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है एपी में और नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है एपी में, तो किस केस में आप कॉमन डिफरेंस को डी मानेंगे और किस केस में आप कॉमन डिफरेंस को 2d मानेंगे। समझ आई मेरी बात? अब मेरी इन बातों को जस्टिफाई करने के लिए एक मैं एक और समझाने के लिए आपको बेहतर तरीके से एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं ऐसे बोलूंगा कि भैया लेट अस से सम ऑफ द first 3 consecutive terms, sum of the first 3 consecutive terms of a GP ये हमें दे दिया let us say 19 and their product उनके प्रोडक्ट के बारे में बात कर दूंगा 216 आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं फाइंड s बेस n एंड ऑल्सो s बेस इंफिनिटी और ब्रैकेट में लिखा है इफ इट एग्जिस्ट। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? s बेस इंफिनिटी यानी सम ऑफ द इनफिनिट टर्म्स अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो दोस्तों फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स। अब मेरा क्वेश्चन है, मेरा मन है तो लेट अस से मैं इसको सॉल्व कर देता हूं इस तरीके से कि 3 टर्म्स की बात हो रही है तो a बाय आर ए आर लेकर के चल लेते हैं। आपकी इच्छा ए आर स्क्वायर से भी कर लोगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ फायदा क्या है, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स एंड देयर प्रोडक्ट, इनके प्रोडक्ट की बात दे रखी है, यानी a बाय आर इंटू ए आर, यानी r से r कट जाएगा, वो 216 दिया हुआ है, यानी a की वैल्यू अपने पास 6 दे रखी है। अब a की वैल्यू 6 दे रखी है और हमें ऑलरेडी दे रखा है a बाय आर प्लस ए आर, इसकी वैल्यू 19 दे रखी है। अब यहाँ पर अगर आप a की वैल्यू पुट करोगे तो r में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। इस क्वाड्रेटिक को अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो r की वैल्यू 2 आएंगी, एक 2/3 आएगी और एक 3/2 आएगी। ये मेरे पास ऑलरेडी सॉल्व है तो मैंने आपका समय बचाने के लिए डायरेक्टली लिख दी। सही है, तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना कोई खास बड़ी बात नहीं, यू ऑल कैन डू इट। तो अब सवाल उठता है किस चीज के लिए क्वेश्चन लिया, ये सम ऑफ द n टर्म्स क्या होता है अपन जानते हैं, वो डिपेंड करेगा a और r के ऊपर। तो हम यहाँ पर इसका मतलब 2 सीरीज आ गई, a की वैल्यू 6 है और r की वैल्यू आपके पास क्या क्या 2/3 आ रही है और 3/2 आ रही है। अब r की वैल्यू 3/2 आ रही है लेट अस से, तो सीरीज नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमने कहां से शुरू करी है, हमने शुरुआती a बाय आर ए आर से करी है, तो फर्स्ट टर्म a बाय आर आएगी। फर्स्ट टर्म क्या आएगी, a डिवाइडेड बाय आर, कॉमा फिर क्या आएगी, अगली क्या है a फिर ए आर फिर a फिर ए आर, और ऐसे ऐसे करके सीरीज चलती जाएगी। ये फर्स्ट सीरीज आ गई, यानी 12/3 यानी 4 6 और ये 9 और ये चलता जाएगा। ये फर्स्ट सीरीज की बात आ गई, ये समझ आ गई बात ये। अब ये फर्स्ट सीरीज आ गई तो सम ऑफ दी एन टर्म्स की बात करूंगा, तो हम जानते हैं सम ऑफ दी एन टर्म्स का फॉर्मूला a टाइम्स ऑफ 1 माइनस का r की पावर n होल अपॉन 1 माइनस r होता है। अब मैंने जैसा कहा था a नहीं है, फर्स्ट टर्म है, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म कौन है, यहाँ पर 4 है, यानी फर्स्ट टर्म यहाँ पर a की जगह a बाय आर आएगा। पर आपके सामने पूरी सीरीज लिखी है तो फर्स्ट टर्म आप 4 लिख दो ना डायरेक्टली, टाइम्स ऑफ 1 माइनस का r यानी 3/2 की पावर n होल अपॉन 1 माइनस का 3/2, यानी नीचे माइनस का 1/2 आएगा, यानी माइनस का 8 आएगा, यानी 8 टाइम्स ऑफ 3/2 की पावर n माइनस का 1। ये दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और इस केस में s बेस इंफिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, क्योंकि r की वैल्यू 3/2 है। ध्यान से देखें, टर्म्स बढ़ती जा रही है, तो आखिरी टर्म कितनी इनफिनाइट हो जाएगी, उन सबको ऐड करना ऑब्वियसली, ये सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं और तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा जो कि कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, तो डज नॉट एग्जिस्ट हम लोग लिख देते हैं। क्लियर है? इसी तरीके से दोस्तों सीरीज नंबर 2 की मैं बात करूं तो फर्स्ट टर्म तो a हमें ऑलरेडी पता है 6 है, a 6 है और r की वैल्यू अपन जानते हैं 2/3 है। अब r की वैल्यू 2/3 है तो फर्स्ट टर्म हमने a बाय आर ली थी 6 अपॉन 2/3, फिर a ली थी, फिर a r ली थी, और ये चलती जा रही है, ऐसे चलेगा। तो 12 6 × 3 18, 18/2 यानी 9, फिर 6 फिर 4, यानी टर्म्स घट रही है, छोटी हो रही है, बढ़ तो नहीं रही है। इसका मतलब अगर मैं सम ऑफ द एन टर्म्स की मैं बात करूंगा, a फर्स्ट टर्म यहाँ पर अब a नहीं रहेगी, फर्स्ट टर्म 9 हो जाएगी, 1 माइनस का r कितना है 2/3 की पावर n होल अपॉन 1 माइनस का 2/3, ये सम ऑफ द एन टर्म्स का आंसर आ गया। लेकिन अगर हम सम ऑफ द इनफिनाइट टर्म्स की बात करेंगे दोस्तों, तो अपन जानते हैं कि 2/3 की पावर n विल बी टेंडिंग टू 0,
तो ये वाली टर्म 0 को टेंड कर गई, यानी ये किसके इक्वल आ गया 9/1 - 2/3 यानी 1/3, यानी आंसर आ गया दोस्तों 27, यानी 27 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो ये चीज मैं आप लोगों से समझाना चाह रहा था दोस्तों। काइंडली ऐसी गलती ना करें। बच्चे अक्सर सोचते हैं हमें सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन आता है, आसान चैप्टर है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि मुश्किल है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि गलती करने के जो प्रोन गलतियां हैं, जो अधिकतर बच्चे गलती करते हैं, वो गलतियां मैं आप लोगों को बीच में बताता रहूंगा, ताकि आप वो गलतियां एटलीस्ट अभी के लिए ध्यान रहे, और फिर आगे भी इसे पढ़ेंगे तो ध्यान रहेगा और आप इन गलतियों को नहीं करेंगे। तो जो नंबर हमने गेन करने हैं वो एक्चुअली गेन करेंगे, खोएंगे नहीं पेपर के अंदर में, राइट। अब एक बात आप ध्यान रख लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, क्या कि अगर log A, log B, log C ये सारे के सारे एपी के अंदर में है, तो इसका मतलब होता है ए बी सी ये सारे के सारे जीपी के अंदर में। ये आप नोट बना करके अपने पास रख सकते हैं। समझ आई बातें यहां तक? सही है। अगर ये जीपी की बात क्लियर है, तो जीपी के अंदर में सम की बात कर ली, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात कर ली। अब बात करेंगे हम ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड। Geometric mean is again an extremely important topic in a similar manner as arithmetic mean was. तो geometric mean में हम बात करेंगे, अगर if A, B, C are three positive numbers in GP, तो then B is called as the geometric mean between A and C। B ज्योमेट्रिक मीन होगा A और C के बीच में, और दोस्तों B स्क्वायर जो है वो AC के इक्वल हो जाएगा। B स्क्वायर AC के इक्वल हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि 3 पॉजिटिव नंबर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर हम नेगेटिव नंबर की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि इन दोनों में से कोई नेगेटिव हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। हम रियल नंबर्स की बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब A, B, C 3 पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो B इज कॉल्ड एज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A, B एंड C। ठीक है। अब जैसे AP में बात करी थी, ऐसे यहाँ पर भी बात कर सकते हैं। अगर कोई दो नंबर है A और B, उनके बीच में एक अर्थ में एक ज्योमेट्रिक मीन कैपिटल G रखा जा सकता है, और A और B दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, A और B पॉजिटिव है तो G का मतलब जो है ना अंडर द रूट AB होगा। G का मतलब क्या होगा? रूट अंडर ऑफ AB होगा। अगर A, G, B तीनों मिलकर के एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं, GP बना रहे हैं, तो G विल बी कॉल्ड एज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स A एंड B, राइट। अब इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन इंट्रोड्यूस और insert n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट किए जा सकते हैं, यानी A, G1, G2 अप टिल Gn एंड B ये सारे के सारे नंबर्स किसमें होंगे? ये सारे के सारे नंबर्स किसमें होंगे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर में होंगे। नंबर ऑफ टर्म्स n+2 होंगी, कॉमन रेशियो r होगा। ये बात समझ आ रही है मेरी? ठीक है। तो क्या करा जा सकता है? अब मैं आप सबसे ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक इसी तरीके से जैसे एपी में बात करी थी, ऐसे यहाँ पर भी बात की जा सकती है। कॉमन रेशियो आर मान करके G1 को बात करूंगा AR आएगा, G2 की बात करूंगा AR² आएगा, एंड इट गोज ऑन। बात करता रहूंगा G बेस n की वैल्यू की बात करूंगा, AR की पावर n आ जाएगा। इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर पाई ऑफ G बेस I यानी G1, G2 एंड इट गोज ऑन अप टिल G बेस n, इसकी वैल्यू आ जाएगी रूट AB की पावर n, यानी कैपिटल G की पावर n। क्योंकि ये यहां से अगर हम बात करें तो G जो है वो कैपिटल रूट अंडर ऑफ AB होता है। यानी जैसे A अर्थमेटिक मीन में बात करी थी, ऐसे यहां भी बात कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द n ज्योमेट्रिक मीन्स इंट्रोड्यूस बिटवीन द नंबर्स A and B is equals to the nth power of the single geometric mean between the two numbers A and B। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि ये ज्योमेट्रिक मीन जो एप्लीकेबल बात निकालना होता है, ये सब केवल और केवल पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही अलाउड होता है, राइट। यहां तक समझ में आती है बात? सही है। तो जैसे किसी बच्चे ने पूछा ये बात कि अगर कि भाई कि सर इसके अंदर में ये क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन्स इंट्रोड्यूस कैसे होंगे? तो सीधी बात है यार,
आप इसमें ना आर की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से आर की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से, वेट अ सेकेंड प्लीज। कैसे, हमें पता है यहाँ पर इस जीपी के अंदर में नंबर ऑफ टर्म्स n+2 हो गई है, तो आखिरी टर्म कौन है, b इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू आर की पावर n+2 माइनस का 1, यानी b बाय ए की वैल्यू आ गई आर की पावर n+1, यानी आर की वैल्यू आ गई b अपॉन ए होल की पावर ऑफ 1 अपॉन n+1 आ गई। सही है ना। तो अगर आप फर्स्ट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस, फर्स्ट जीएम इंट्रोड्यूस निकालना चाहते हो तो a इंटू ये वाली वैल्यू आर की कर दो, सेकंड की बात करोगे तो a इंटू ये आर कर दो। एक्चुअली यहां से आएगा फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू a और b की टर्म्स में, सेकंड ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू a और b की टर्म्स में से निकालते चले जाएंगे। सही है, तो यहां से ये g की पावर n आ जाएगा। ये मैं ऑलरेडी बात बता चुका हूं आप लोगों को। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या, अब अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में रिलेशन, एएम एंड जीएम के बीच में रिलेशन, तो मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन एंड इक्वालिटी होल्ड्स ट्रू, एंड इक्वालिटी होल्ड्स ट्रू इफ व्हेन द नंबर्स आर इक्वल, व्हेन द नंबर्स आर इक्वल। कौन से नंबर्स इक्वल हैं, जिन नंबर के ऊपर आप एएम जीएम लगा रहे हो वो सारे के सारे नंबर अगर इक्वल हैं तो इक्वालिटी होल्ड ट्रू कर जाएगी। और ये रिलेशन इट होल्ड्स ट्रू फॉर n पॉजिटिव नंबर्स, n पॉजिटिव नंबर्स के लिए होल्ड ट्रू करता है ये चीज। ठीक है, जैसे कि अगर मैं दो नंबर लूं, कैपिटल A बन जाएगा a+b/2 अर्थमेटिक मीन, और g बन जाएगा रूट अंडर ऑफ ab। सही है ना। तो अगर हम यहाँ पर a माइनस का g निकालना चाहेंगे तो वो बन जाएगा रूट a/2 माइनस का रूट b/2 का होल स्क्वायर, वो जो कि ग्रेटर देन 0 होगा। और इक्वालिटी तभी आएगी इफ a इज इक्वल्स टू b, इक्वालिटी तभी आएगी जब a जो है ना b के बराबर हो जाएगा। तो n पॉजिटिव नंबर्स के लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड ट्रू करती है, और ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है आईआईटी के लिहाज से, मेंस के, एडवांस के। तो इसके ऊपर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, दोनों बातें लागू हैं यहाँ पर। सही है, चलिए तो आगे बात करते हैं दोस्तों अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन वाली बात के ऊपर। एक दो सिंपल क्वेश्चन, एक दो अच्छे क्वेश्चन, ठीक है ना। एक सिंपल सा क्वेश्चन मान लो मैं लिख दूं आप लोगों से कि दोस्तों कि x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स आप लोगों ने प्रूव करना है ग्रेटर देन और इक्वल टू 8xyz। ये आपको प्रूव करना है, और क्वेश्चन ने कहा है x ग्रेटर देन xyz ये सारे के सारे जीरो से बड़े हैं, xyz सारे के सारे जीरो से बड़े हैं। क्या पहचान है कि क्वेश्चन के अंदर में am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगेगा। अगर क्वेश्चन के अंदर में इनइक्वालिटी की बात की हो, नंबर्स के पॉजिटिव होने या प्रूव किया जा सकता हो कुछ नंबर्स पॉजिटिव हैं उनकी बात की गई हो, या मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू की बात की गई हो, तो क्वेश्चन के अंदर में आप समझ लीजिए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होने के अच्छे चांसेस हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं बात करूं आप लोगों से x प्लस वाई, दो नंबर अर्थमेटिक मीन में लूं, x प्लस वाई बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट अंडर ऑफ एक्स वाई, है ना। दो नंबर x और y के ऊपर हमने अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट लगा दिया, यानी एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम। यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। इसी तरह y प्लस जेड डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट अंडर ऑफ वाई जेड, और इसी तरह z प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट अंडर ऑफ जेड एक्स। इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, यानी x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाय जेड प्लस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ, अब रूट एक्स दो बार आ रहा है, सारे दो बार आ रहे हैं, तो एक्स वाई जेड ये आपके पास दोस्तों आंसर आ जाएगा। यू गेटिंग माय पॉइंट। इसी क्वेश्चन को आपका पूछने का तरीका एक और हो सकता था, पूछना चाहे एग्जामिनर तो वो तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन जो पेपर सेट कर रहा है उसके ऊपर। तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स यहाँ ले आओ, y प्लस जेड डिवाइडेड बाय जेड यहाँ ले आओ, z प्लस एक्स डिवाइडेड बाय जेड यहाँ ले आओ, ग्रेटर देन इक्वल टू z ऐसा लिखा जा सकता है, या फिर 1 प्लस वाई बाय एक्स बन गया ये, या 1 प्लस वाई बाय जेड बन गया ये, और 1 प्लस एक्स बाय जेड बन गया ये, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ गया। या क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि भैया इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, तब भी वो आंसर 8 आएगा। ये भी समझ में आ रही होगी आप लोगों को बात, सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आइए एक और बात करते हैं एम जीएम, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम से रिलेटेड से एक आध दो और क्वेश्चन, ताकि अच्छे से और अंडरस्टैंडिंग बने हमारी यहाँ पर। अब ध्यान से देखिए
एक क्वेश्चन दे दिया कि अगर इफ a प्लस बी प्लस सी जो है ना 3 के बराबर है एंड ए बी सी आर ऑल पॉजिटिव, ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं, देन आपने प्रूव करना है, देन प्रूव दैट ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 3 की पावर 10 2 की पावर 4 अपॉन 7 की पावर 7। ठीक है ना, ये हो जाएगा। देन प्रूव दैट, ये प्रूव करना है अपने को। ये आईआईटी का एक पुराना क्वेश्चन, अच्छा नहीं, ये आईआईटी का पुराना क्वेश्चन नहीं है, इस जैसा एक क्वेश्चन आया हुआ ऑलरेडी। इनफैक्ट इससे भी ज्यादा मैनिपुलेशन करने वाला क्वेश्चन आया हुआ है एडवांस में। उस टाइम पे एडवांस को सब्जेक्टिव आईआईटी का पेपर कहा करते थे, बहुत पहले के पेपर के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, आईआईटी 90s के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से। ठीक है ना, एनीवेज द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, अभी भी क्वेश्चन तो वही आते हैं, बस मैनर चेंज हो जाता है। इज लेस देन इक्वल टू पेपर में कई बार आ जाता है, तो यहाँ पर 3 को ए लिख देंगे, बी 2 को बी लिख देंगे, 7 को सी लिख देंगे और पूछ लेगा भैया बताओ ए प्लस बी प्लस सी के बारे में बताओ कि क्या है वैल्यू उसकी। तो तरीका वही है, मतलब क्वेश्चन वही है, तरीका बदल गया है, कहने का मेरा मतलब है। ठीक है, सही है। यहां तक अगर अपने को बात समझ में आई है तो कैसे करें इस सवाल को। अब कैसे करें का जवाब है, पहले तो इनइक्वालिटी की बात हो रही है, नंबर्स के पॉजिटिव के बारे में दी गई है बात, तो कंफर्म है am ग्रेटर देन इक्वल टू gm के बारे में हम इस्तेमाल किया जा सकता है यहाँ पर। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, एक बड़ी खास बात, क्या मैंने थोड़ी देर पहले कहा था am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, तो और अगर ऐसा भी बोलूं आपसे, इसका मतलब am की मिनिमम वैल्यू gm है। यहां से इस बात से आप ऐसे सोच सकते हैं, am का जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, gm है। और अगर मैं gm की आपसे पूछूं मैक्सिमम वैल्यू, वो आपके पास am है। gm की अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू पूछूं दोस्तों, तो आपके पास अर्थमेटिक मीन आ गई। ये बात तो क्लियर है। अब am और gm इक्वलिटी तब आ रही है जब जिन नंबर्स पर am gm लग रहा है वो नंबर इक्वल है, जिन नंबर पर am gm लग रहा है वो नंबर इक्वल है। अब ये तो पता लग गया, पहला पार्ट तो, पहला पोर्शन तो पता लगाना कि इसके अंदर में am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगाएंगे। अगला पार्ट है किसके ऊपर लगाएंगे, किन नंबर्स के ऊपर लगाएंगे, एबीसी के ऊपर लगाएंगे, a/2 b/2 c/2 के ऊपर लगाएंगे, किसके ऊपर लगाएंगे, ये सोचना। ये सोच कैसे आएगी उसका मैं आपको एक तरीका डिफाइन कर दे रहा हूं। यहाँ a की पावर 2 है दोस्तों, b की पावर 3 है, c की पावर 2 है, a की पावर 2 और ये पोर्शन, ये इधर वाला, ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। मल्टीप्लीकेशन का मतलब ये नंबर, ये ज्योमेट्रिक मीन की बात हो रही है, और इधर अर्थमेटिक मीन आया होगा, इधर अर्थमेटिक मीन आया होगा। अगर चीजों का मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो ज्योमेट्रिक मीन की बात हो रही है। अब मल्टीप्लाई हो रहा है किसका, यही सोचना है। मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगाना है, तो किस पे लगाना है, जिन पे am gm लगा उन्हीं नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन की बात हो रही होगी, उन्हीं नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन। अब सवाल ये कैसे पता चले कौन से वो नंबर है जिनके मल्टीप्लीकेशन है, उसका क्या तरीका है, उसका क्या क्लू है, वो मैं आपको समझा दूं। अब a की पावर 2 है, तो आप दोस्तों यहां पर अगर जो भी a लिखा हुआ है, अगर यहाँ a लिखा है तो इसको 2 बराबर भागों में तोड़ दो, a/2 a/2। अगर यहाँ 2a लिखा होता तो उसे a और a तोड़ देते। यानी ये डिपेंडिंग ऑन एक नंबर की पावर क्या है, एक वेरिएबल की पावर क्या है, ठीक है ना, एक गिवन जो चीज है ए बी सी डी ई वट एवर क्वेश्चन में उसकी पावर क्या है, डिपेंडिंग ऑन उसके। और क्वेश्चन के अंदर में अगर यहाँ पर a लिखा है जैसे कि, तो a को 2 बराबर भागों में तोड़ दिया, b की पावर 3 है, b को 3 बराबर भागों में तोड़ दिया, और c की पावर 2 है, c को 2 बराबर भागों में तोड़ दिया। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को, यानी उतने भागों में तोड़ना है जितनी की उस नंबर की, उस अल्फाबेट की या उस वेरिएबल की पावर आ रही है। लेकिन अगर यहाँ 2a होता तो a और a में टूटता, मतलब एक टर्म को 2 बराबर भागों में तोड़ना है। बराबर की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि am gm जिन पे लगता है बराबरी होती है तभी इक्वालिटी की बात आती है, और यहाँ पर हम लेस देन इक्वल टू की बात कर रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो अब इन नंबर्स पर आप am gm लगाएंगे, तो यानी a/2 प्लस a/2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ b/3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ c/2, ये अर्थमेटिक मीन होल डिवाइडेड बाय 2 और 3 5 और 2 7, ये आ जाएगा अर्थमेटिक मीन। हाँ या ना दोस्तों, ये अर्थमेटिक मीन आ गया। और ज्योमेट्रिक मीन की भी बात कर लेते हैं। तो अगर हम आगे बात करें कि हमने लगाना है यहाँ पर am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, तो दोस्तों
am तो आ चुका आपके पास, अब a/2 प्लस a/2, ये a है, ये b है, ये c है, a प्लस b प्लस c ऑलरेडी पता 3/7 है, ठीक है ना। तो 3/7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन कितने नंबर्स की बात हो रही है, 7 नंबर की, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बात करोगे, a/2 इंटू a/2 इंटू b/3 इंटू b/3 इंटू b/3 इंटू c/2 इंटू c/2 होल की पावर अब क्या लिखेंगे, 1/7 लिखेंगे। पता कि नहीं पता ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n नंबर्स का क्या होगा, a1 a2 एंड इट गोज ऑन अप टिल an, ये सारे पॉसिबल होने चाहिए, होल की पावर 1/n आना चाहिए, होल की पावर 1/n आना चाहिए। तो अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन आ गया दोस्तों। तो यहां से आपको ध्यान से देखिए, a की पावर 2 आएगा, b की पावर 3 आएगा, c की पावर 2 आएगा, लेस देन और इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, 3 की पावर 7, नीचे भी 7 की पावर 7 आएगा, 3 की पावर 7, 7 की पावर 7, और फिर क्या आ जाएगा, यहां से 2 की पावर 4 ऊपर चला जाएगा, सही है ना, और यहां से 3 की पावर 3 भी आ जाएगा यहाँ पर, यानी लेस देन इक्वल टू 2 की पावर 4, 3 की पावर 10 अपॉन 7 की पावर 7। यहां तक बात समझ में आती है, 3 पावर 10, 2 पावर 4, 7 पावर 7, ये बात अपने पास प्रूव हो जाती है, हेंस प्रूव, हेंस दिस थिंग इज प्रूव टू अस, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm के अंदर में इस तरीके से। और अगर आपसे ये पूछा भी जाए, ये भी पूछने में पूछा जा सकता है कि बताइए a b c की क्या वैल्यूज है, वैल्यूज बताओ सच दैट a स्क्वायर b क्यूब c स्क्वायर इज मैक्सिमम, या ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेता है। हम जानते हैं कि भैया a स्क्वायर b क्यूब c स्क्वायर जो लिखा है, a स्क्वायर b क्यूब c स्क्वायर जो लिखा है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, इट इज लेस देन और इक्वल टू, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है ये लेस देन इक्वल टू लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी दे दिया आपने को कि ये क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू है, तो मतलब ज्यादा से ज्यादा इक्वालिटी की बात हो रही है, ज्यादा से ज्यादा इक्वालिटी की बात हो रही है, तो मतलब a स्क्वायर b क्यूब c स्क्वायर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 3 की पावर 10, 2 की पावर 4 अपॉन 7 की पावर 7। अब मेरा मानना है या मेरा जानना है, एट व्हाट वैल्यू ऑफ एबीसी, एट व्हाट वैल्यू ऑफ एबीसी, मतलब एबीसी अपनी क्या वैल्यू ले रहा है जिस पर ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, ठीक है ना। तो उसका आंसर क्या देगा, जिन नंबर्स पर आपने एम जी एम लगाया वो नंबर इक्वल होने चाहिए। कौन से नंबर है वो, कौन से नंबर है दोस्तों, वो a/2, a/2, b/3, 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 c/2, c/2, तो यानी ये सारे बराबर होने चाहिए, ये सारे बराबर होने चाहिए। तो इसका मतलब है a/2 इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू c/2 इज इक्वल टू सम k, ठीक है ना। तो a की वैल्यू 2k आ गई, b की वैल्यू 3k आ गई, अब c की वैल्यू 2k आ गई, यहां तक लिख सकते हैं हम लोग। और हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी 3 है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 3 है। अब 2 और 2 4 और 3 7, यानी 7k की वैल्यू 3 आ गई, यानी k की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय 7 आ गई। अब k की वैल्यू 3/7 आई, तो यानी a की वैल्यू 6/7, b की वैल्यू 9/7, c की वैल्यू 6/7। और यहां तक अपने को सारी चीजें am ग्रेटर देन इक्वल टू gm से रिलेटेड सारी समझ में आ गई होंगी, इंक्लूडिंग दी एप्लीकेशन पार्ट ऑफ इट। एम आई राइट दोस्तों। तो अगर आप ट्राई करना चाहें, एक क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं आप लोगों को, ये पुराना आईआईटी का क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर पॉजिटिव, पॉजिटिव अपने को प्रूव करना है, यू गॉट टू प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है, a क्यूब डिवाइडेड बाय 4b प्लस 8 अपॉन प्लस b अपॉन 8c स्क्वायर, सॉरी, प्लस यहां से अपने पास आ जाएगा, वेट अ सेकेंड, प्लस b अपॉन 8c स्क्वायर प्लस 1 प्लस c होल डिवाइडेड बाय 2a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5/4। अब ये क्वेश्चन पुराना आईआईटी का क्वेश्चन है, आप ट्राई कर लीजिएगा इसको, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, राइट।